नमस्कार, उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के प्रश्नों के विश्लेषण पर। तो आज जिन भागों को हम लेने वाले हैं उसमें पहला है संसद। तो संसद से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आवंटित लोकसभा में नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा। जी हाँ, लोकसभा के अगर अध्यक्ष चाहें तो लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना राष्ट्रपति का अधिकार है। विघटन के द्वारा, जी हाँ, राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। तो तीनों के ही द्वारा लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं। पहला ऑप्शन है 280 सदस्य जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। 275 सदस्य जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी नहीं। 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा में 250 सदस्यों का प्रावधान है जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है सी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता के विषय में बात कर रही है। तो पहला ऑप्शन है उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए अगर राज्यसभा की सदस्यता कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में वह अभ्यर्थी पंजीकृत होना चाहिए। तो उस राज्य की मतदाता सूची में ये जो प्रावधान था ये वर्ष 2003 तक संविधान में शामिल था। वर्ष 2003 में इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान की परिस्थिति में दो सही नहीं है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो 1 और 3 हमारे सही ऑप्शन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किसे है पूछा रहा है। संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद का निम्न सदन यानी कि लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार है किंतु राज्यसभा में मतदान वो नहीं कर सकते। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों की बात की जा रही है? नहीं। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्यों को? जी नहीं, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। इसके संदर्भ में भी से नहीं है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों को? जी हाँ, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य राज्यसभा के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं क्योंकि वह अपने क्षेत्र से जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य हैं उनका निर्वाचन करते हैं और साथ ही एक सामान्य मतदाता के रूप में वह लोकसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन करते हैं, सांसदों का निर्वाचन करते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। जी नहीं, शून्य काल से इसका लेना देना नहीं है। सत्रावसान द्वारा निलंबित प्रस्ताव? जी नहीं। विघटन द्वारा स्थगन का काल? जी नहीं, ये भी नहीं। प्रश्न उत्तर सत्र? जी हाँ। देखिए, ये जो शून्य काल है ये भारतीय संसद का एक नवाचार है, यानी केवल भारतीय संसद में ही शून्य काल की व्यवस्था आपको विश्व में दिखाई देगी। और इस शून्य काल में क्या होता है, तो दोपहर के 12 बजे शून्य काल आरंभ होता है और शून्य काल में कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछने का अधिकारी होता है, अर्थात बिना किसी पूर्व सूचना के वह प्रश्न पूछ सकता है। तो ये शून्य काल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बजट का प्रस्तुतिकरण? जी हाँ, ये होता है। बजट पर चर्चा? जी हाँ, ये भी होता है।
विनियोग विधेयक को पारित करना, जी हाँ, जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक बजट को पारित नहीं माना जाता। लेखा अनुदान, जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 116 में है और ये बजट की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। वित्त विधेयक को पारित करना ये भी होता है। तो हमारे सही उत्तर हैं 1, 2, 3 और 5। तो देख लेते हैं यहाँ किसमें है, 1, 2, 3 और 5 डी में है, सही उत्तर होगा डी। इसके बाद हम कुछ सर्वोच्च न्यायालय वाले भाग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, ऐसा भी नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है और इसी अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। देखिए, संविधान की व्याख्या की बात कर रही है, तो देख लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत इनको लाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित वादों को लाना शामिल नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, जी हाँ, संवैधानिक मामलों में अपील 132 आर्टिकल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो किसी भी संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार 143 में है, ये भी सही उत्तर नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा सही उत्तर बी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है बी, अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 127, आर्टिकल 122, आर्टिकल 126, आर्टिकल 139। इसका सही उत्तर है बी, आर्टिकल 122। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे राज्यपाल वाले टॉपिक से संबंधित हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, तो ये अध्यादेश की बात कर रहा है। 213 में अध्यादेश का वर्णन है। राज्यपाल के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा इसका अनुमोदन, जी नहीं। राज्य की विधायिका द्वारा, जी हाँ, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर राज्यपाल द्वारा पास किया जाता है कौन से आर्टिकल में, 213 के तहत, तो इसका अनुमोदन 6 माह और 6 सप्ताह के अंदर राज्य के विधानमंडल से कराया जाना आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध। देखिए, अभियोग यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात कर रहा है, महाभियोग या महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध ये प्रक्रिया आवश्यक है, 61 में दी हुई है। राज्यपाल के विरुद्ध ऐसी किसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति कभी भी चाहें तो इनको पद से विमुक्त कर सकते हैं, तो बी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देख लेते हैं न्यायाधीशों के विरुद्ध, जी नहीं। 124 में इनके विरुद्ध भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी इस प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में है। चलिए राज्य विधानमंडल के कुछ प्रश्नों को लेंगे इसके बाद। तो राज्य विधानमंडल से पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? 170, 176, 178 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, 170। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ बोल रहा है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता पर अंतिम निर्णय किसका होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा, जी नहीं, ऐसा निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता। राज्यपाल के द्वारा, जी हाँ, राज्यपाल इनकी निर्भरता के संदर्भ में निर्णय लेते हैं यदि मामला दल बदल से संबंधित नहीं है। तो यदि मामला दल बदल से संबंधित है तो इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, परंतु यहाँ पर दल बदल की बात नहीं की गई है, तो राज्यपाल हमारा सही उत्तर होगा। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, जी नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए अगर मामला दल बदल का होता तो विधानसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते, परंतु क्योंकि मामले में दल बदल कहीं नहीं लिखा गया है तो उत्तर हो जाएगा बी, राज्यपाल। इसके बाद कुछ प्रश्न हम उच्च न्यायालय वाले पार्ट से लेंगे। तो उच्च न्यायालय वाले पार्ट का हमारा पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से
जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात कर रहा है। राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की राज्य की आकस्मिक निधि से। देखिए इनके वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं, परंतु इनकी पेंशन जो होती है वो भारत की समेकित निधि पर भारित होती है। तो हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। देखिए अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने वाली याचिका पूछ रहा है, तो इसमें से ऐसी याचिकाएं जो न्यायिक याचिका नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो अधिकार परीक्षा न्यायिक याचिका नहीं है, परमादेश न्यायिक याचिका नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी न्यायिक याचिका नहीं है, न्यायिक याचिका उत्प्रेषण है। तो उत्प्रेषण में यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय लेने के दौरान न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया है, तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को मामला अपने पास भेजने के लिए बोल सकता है। इसको सर्ट्योरी या उत्प्रेषण की रिट कहा जाता है। ये एक न्यायिक रिट है और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है। सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण सी। अगले कुछ प्रश्न हम लेंगे केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक से। तो पहला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्य के बीच संबंध। जी हाँ, संघीय राज्य व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य के बीच उचित संबंध होने आवश्यक है, क्योंकि संघ में केंद्र और राज्य दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। राज्यों के मध्य संबंध, जी हाँ, दो राज्यों के मध्य संबंध भी संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। समन्वय के लिए तंत्र, जी हाँ, ये भी जरूरी है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी आवश्यक है। तो 1 2 3 4 सभी आवश्यक हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में प्रावधान करता है। सॉरी, ये अंतरराज्यीय परिषद है। तो अंतरराज्यीय परिषद के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264 और अनुच्छेद 265। इसका सही उत्तर है बी, आर्टिकल 263। इसके बाद कुछ प्रश्न हम आपात उपबंध वाले टॉपिक से लेंगे। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का, आंतरिक अशांति का या सांप्रदायिक संघर्ष का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकेगी। तो अब आपातकाल के लिए केवल 3 आधार बचते हैं, एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण और अंतिम है सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पर हमको 2 ही दिख रहे हैं, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 1 और 3। तो हम देख लेते हैं 1 और 3 किसमें है, डी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले कुछ प्रश्न हम वित्त आयोग वाले टॉपिक से लेंगे। चलिए, तो वित्त आयोग वाले टॉपिक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान करने वाले सिद्धांत की अनुशंसा करता है। तो स्पष्ट रूप से ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बता रहा है। तो सही हो जाएगा ए, वित्त आयोग। इसके बाद हम अस्थायी और संक्रमणकालीन जो बंद संविधान में है वहां से प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं। तो 371 में किसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, आपसे पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, जी नहीं, असम, जी हाँ। इसका उत्तर हो जाएगा बी, असम। धन्यवाद। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अपने प्रश्नों के विश्लेषण को विराम देते हैं। पुनः आपके साथ जुड़ेंगे अगली श्रृंखला के।